ऊर्जा के स्रोत प्यारे बच्चों, सदा खुश रहो, सफलता तुम्हारे कदम चूमे। आज के इस वीडियो में मैं आपको मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित निर्मला उपन्यास के बारे में बताने जा रही हूँ। उसका उद्देश्य, उसकी मूल संवेदना, उसमें वर्णित जो मुख्य समस्या है उन पर हम विचार करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और यदि उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आए कैसी भी, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपकी हर समस्या को दूर करने की कोशिश करूँगी। निर्मला उपन्यास की जो कथा वस्तु है, जो उसका कथानक है, वो इतना यथार्थवादी और समाज की कृतियों पर तीक्ष्ण प्रहार करने वाला है कि लगभग एक सदी के बाद, अपनी रचना के एक सदी के बाद भी इसकी यथार्थवादिता, इसकी मार्मिकता, इसकी सटीकता आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। निर्मला उपन्यास का सारा कथानक प्रारंभ से अंत तक दो समस्याओं के इर्द गिर्द घूमता है। एक है दहेज प्रथा और दूसरी है अनमेल विवाह। दहेज के कारण, क्योंकि जब निर्मला के पिताजी की असामयिक विडंबनापूर्ण मृत्यु हो जाती है तो वो उतना दहेज देने के काबिल नहीं रहे थे, तो दहेज के कारण उसकी पहली सगाई टूट जाने पर निर्मला का विवाह एक ऐसे व्यक्ति के साथ कर दिया जाता है जिसकी उम्र उसके पिता के बराबर होती है। युवती निर्मला को अधेड़ व्यक्ति के साथ रहने में काफ़ी संकोच होता है। तो उसका कारण प्रेमचंद उपन्यास में बताते भी हैं। वो कहते हैं कि इसका कदाचित कारण यह था कि अब तक ऐसा ही एक आदमी उसका पिता था जिसके सामने वह सिर झुकाकर देह चुराकर निकलती थी। अब उनकी अवस्था का एक आदमी उसका पति था। वह उसे प्रेम की वस्तु नहीं, सम्मान की वस्तु समझती थी। उनसे भागती फिरती, उनको देखते ही उसकी प्रफुल्लता का पलायन हो जाता था। वह गृहस्थी के संचालन में पग पग पर कष्ट का अनुभव करती है। पति द्वारा उस पर अनावश्यक रूप से शक किया जाता है, अविश्वास किया जाता है। सौतेले जो बेटे हैं उनका भी व्यवहार उसके साथ संवेदनाहीन है, और जो उनकी नंद है वो भी हमेशा ताने मारती रहती है। तोताराम की जो विधवा बहन है वो भी निर्मला से बहुत ईर्ष्या, कटुता और कपट प्रवृत्ति रखती है। सुधा का जो पति है भुवन मोहन, जिनसे कभी निर्मला का विवाह होने वाला था, यद्यपि वो निर्मला की छोटी बहन कृष्णा का विवाह अपने छोटे भाई के साथ कर पश्चाताप करना चाहता है अपने किए का, लेकिन एकांत में पाकर वो भी निर्मला के साथ बड़ा अश्लील आचरण करता है। वृद्ध व्यक्ति की युवा पत्नी पर जो आक्षेप लगाए जाते हैं और जो उनको सुनना पड़ता है, एक विमाता, एक सौतेली माता को के प्रति जो एक नकारात्मक दृष्टिकोण है, जितनी जली कटी उनको सुनाई जाती हैं समाज में, जो उन पर आरोप लगाए जाते हैं, निर्मला वो सब कुछ सुनती है, वो वेदना सब कुछ सहती है। इतना कुछ करने के बाद भी वह अपने परिवार को बचा नहीं पाती। इस तरीके से इस कथानक में प्रेमचंद ने ये संदेश दिया है कि इतनी सुसंस्कृत महिला भी और इतना सहन शक्ति सबके बावजूद भी वो अपने परिवार को क्यों नहीं बचा पा रही है। क्योंकि दो जो समस्याएं हैं जिन्होंने उस परिवार के सुख और शांति को नष्ट कर दिया था, और निर्दोष जनों पर वो व्यक्ति अत्याचार नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल में वो कुरीतियाँ उन पर अत्याचार कर रही हैं, उसका बड़ा मनोवैज्ञानिक वर्णन उन्होंने इसमें किया है। और वो जो समस्या है वो है सबसे पहले अनमेल विवाह। निर्मला केवल 15 साल की युवती है, और जो उसके पति हैं तोताराम, जिनसे उसका विवाह किया जा रहा है, वो 35 साल के अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं। अब ये जो अनमेल विवाह है, वो अनमेल विवाह किस तरीके से परिवार के सुख और शांति को नष्ट कर देता है, वो देखिए आप किस तरीके से प्रेमचंद ने अनमेल विवाह को हाशिए पे लाकर खड़ा किया। प्रेमचंद ने निर्मला से कहलवाया। निर्मला अपनी बहन को अपने दिल की बात बताती हुई कहती है कि ना मैं जवान हो सकती हूँ और ना मैं बुढ़िया हो सकती हूँ। जवान बनने के लिए वो न जाने कितने रस और भस्म खाते हैं, और मैं बुढ़िया बनने के लिए दूध घी सब छोड़े बैठी हूँ। सोचती हूँ मेरे दुबलेपन से ही शायद आयु का यह भेद कुछ कम हो जाए, लेकिन ना उन्हें पौष्टिक पदार्थों से कुछ लाभ हो रहा है और ना मुझे उपवासों से। इस तरीके से वो जो अनमेल विवाह है उसकी पीड़ा बता रही है। खुद जो तोताराम है उन्होंने खुद ने स्वीकार किया है कि पाप मैंने किया है, दंड कौन भोगेगा। एक लड़का था, उसकी वह दशा हुई, दूसरे की ये दशा हो रही है। नालायक था, गुस्ताख था, कामचोर था, पर था तो अपना ही लड़का, कभी तो चेत ही जाता। इस तरीके से तोताराम है वो खुद पछता रहे हैं इस विवाह को करके। और एक बार तो वो अपने इस अनमेल विवाह के परिणाम स्वरूप जो उनकी गृहस्थी जो उजड़ गई है उसका दोष यद्यपि वो निर्मला पे मरते हैं, जबकि दोषी वो खुद है, लेकिन वो इतने ज़्यादा क्रोधित होकर इस अनमेल विवाह का
के कारण जो दुख है वो उसको कह रहे हैं हट जाओ मेरे सामने से, नहीं तो बहुत बुरा होगा, मैं आप ही में नहीं हूँ, ये तुम्हारी करनी है, तुम्हारी कारण आज मेरी ये दशा हो रही है। आज से 6 साल पहले क्या इस घर की दशा थी, तुमने मेरा बना बनाया घर उजाड़ दिया, तुमने मेरे लहलहाते बाग को उजाड़ डाला, केवल एक ठूंठ रह गया है। अब ये जो वर्णन है, चाहे इसमें तोताराम ने दोषी निर्मला को माना है, पर वास्तव में ये जो स्थिति आई है वो आई किसके कारण है, बेमेल विवाह के कारण ही आई है। ये जो बेमेल विवाह होता है वो ना केवल सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि से, बल्कि हम देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी बेमेल विवाह बहुत ही अनुचित है, क्योंकि इससे जो कोमल मानी भावनाएं हैं, चाहे वो स्त्री यदि कम उम्र की है, पुरुष है तो पुरुष की, और वो जो कोमल मानवीय भावना है उनसे उसके सांसारिक सुखों का काफ़ी हनन होता है। और इसलिए समाज में कभी भी अनमेल विवाह को मतलब सही नहीं माना जाता। ये परंपरा एक गलत परंपरा है जिससे प्रश्रय नहीं देना चाहिए, क्योंकि ना तो ये वैज्ञानिक दृष्टि से सही है, ना ये मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सही है, और ना ही ये सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि से सही है। उपन्यासकार ने प्रारंभ में ही कल्याणी के पति के निधन के बाद जो पत्र भालचंद्र सिन्हा को लिखा था कल्याणी, निर्मला की माँ ने, उसमें दहेज न देने संबंधित कल्याणी के भावों को लिखा था। और उन भावों को जो भुवन मोहन की माँ है रंगीली बाई, उन्होंने भी उस पर अपनी भावना व्यक्त की थी। जब हम देखते हैं कि वो पत्र लेके पंडित जी वहाँ पहुँचते हैं तो भुवन मोहन के पिता और खुद भुवन मोहन दहेज लेना चाहते हैं, और इसी बात पर वो सगाई तोड़ देना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि वहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन उपन्यासकार प्रेमचंद ने रंगीली बाई के माध्यम से उस दहेज प्रथा का विरोध करवाया है इस उपन्यास में। रंगीली बाई अपने पति का विरोध करते हुए कहती है कि जब वकील साहब जीते थे तो तुमने सोचा था ठहराव की ज़रूरत ही क्या है, वे खुद ही जितना उचित समझेंगे देंगे, और बिना मिले जब तुम्हें बहुत कुछ मिल रहा था, ज़्यादा मिलने की आशा थी तो तुम मांगते क्यों, अब वकील साहब का देहांत हो गया है तो तुम शादी में ऐसे ही हवाला कर रहे हो। और वो साफ साफ कह देती है कि मैं ऐसी शादी में शामिल नहीं होंगी, लेकिन उसे हारना पड़ता है भुवन मोहन के निर्णय के सामने। भुवन मोहन ये एक युवा है जो यदि इस गलत परंपरा का विरोध करता, और जो वास्तव में यदि कुरीतियों को हटाना है तो युवाओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसा कि सुधा ने बाद में भुवन मोहन से कहा भी है कि तुम युवा थे, यदि तुम मना करते थे तो तुम्हारे सामने पिताजी को हथियार डालने पड़ते और वो दहेज के बिना भी वो शादी हो सकती थी। लेकिन भुवन मोहन तो खुद ही दहेज लेना चाह रहा है। ये प्रवृत्ति बताइएगा, ये समाज में दहेज प्रथा की प्रवृत्ति बढ़ क्यों रही है? क्योंकि खुद जो वर है वो दहेज लेना चाहता है। वो कह रहा है किसमें की शादी हो जाती तो चैन से करती, मैं ज़्यादा नहीं चाहता, बस 1 लाख नगद हो या कोई जायदाद वाली बेवा मिले जिससे एक लड़की हो, जिसकी केवल एक लड़की हो। माँ कहती भी है चाहे औरत कैसे भी मिले, तो कहता हाँ धन सारे अभय को छिपा देता है। मुझे वह गालियाँ भी सुनाए तो मैं चू नहीं करूँगा, दुधारी गाय की तो लाद भी किसे बुरी मालूम होती है। और हम देख रहे हैं कि बाद में इसी भुवन मोहन ने सुधा के पिताजी से 5,000 रुपये लेकर दहेज में लेकर उसी से शादी की। तो इस तरीके से जो दहेज की जो बुराई है उस बुराई को इसमें दिखाया है। प्रथा के इस दुष्परिणाम पर प्रकाश डालते हुए मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है इस उपन्यास में कि अभागिन को अच्छा वर कहाँ से मिलता। निर्मला के लिए बोला है, अब किसी भांति सिर का बोझ उतारना था, किसी भांति लड़की को पार लगाना था, उसे कुएं में झोंकना था। वह रूपवती थी, गुणशील थी, चतुर है, कुलीन है तो हुआ करे। दहेज हो तो सारे दोष गुण है, प्राणों का कोई मूल्य नहीं, केवल दहेज का मूल्य है। ये मुंशी प्रेमचंद ने कह के इस दहेज प्रथा की भर्त्सना की है। और साथ ही फिर हम देख रहे हैं कि उन्होंने इस दहेज की जो प्रथा है उसका समाधान भी हमारे सामने प्रस्तुत किया है। रंगीली बाई के द्वारा विरोध करवाया है। सुधा ने भी, जब सुधा को मालूम पड़ता है तो वो भुवन मोहन को बहुत आड़े हाथों लेती है और खूब खरी खोटी उनको सुनाती है। इतनी खरी खोटी सुनाती है कि भुवन मोहन को अपने निर्णय पर पश्चाताप होता है और वो अपने छोटे भाई का विवाह निर्मला की जो छोटी बहन है कृष्णा, उसके साथ बिना दहेज के कर देते हैं। तो इस तरीके से मुंशी प्रेमचंद ने निर्मला उपन्यास में दहेज की प्रथा का जो दुष्परिणाम है, जो उसका नकारात्मक पक्ष है, उसको हमारे सामने रखते हुए उसके समाधान को भी प्रस्तुत किया।
उन्होंने संदेश दिया है कि दहेज का लालच ना रहे तो युवक युवती को उचित जो मेल हो जाता है, उनका उचित मतलब उचित सुयोग्य वर और वधु मिल जाते हैं। तो ऐसा जो विवाह होता है वो अनमेल विवाह नहीं होता, और वो विवाह ना केवल उन युवक युवतियों के लिए बल्कि परिवार के लिए भी बहुत ही मंगलकारी होता है। उपन्यास के अंत में भी यही बात संदेश और उद्देश्य के रूप में प्रकट हुई है कि जो मरणासन्न निर्मला है वो भी रुक्मिणी को अपनी बच्ची, जो उसकी छोटी सी बच्ची है, उसको सौंपते हुए कहती है कि दीदी इसे चाहे कुंवारी रखिएगा, चाहे विष देकर मार डालिएगा, पर कुपात्र के गले ना मरिएगा। इस अंतिम कथन से उपन्यास में व्यक्त संदेश और जो उद्देश्य है वो बहुत ही प्रभावशाली रूप से पाठक तक पहुंचता है कि लेखक एक अनमेल विवाह और दहेज प्रथा, इन दोनों का विरोध करता हुआ उसका समाधान हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कालजयी उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने निर्मला नामक उपन्यास में दहेज की बलवेदी पे चढ़ाई एक निरीह नारी निर्मला की हृदय विदारक गाथा प्रस्तुत की है। यद्यपि निर्मला उपन्यास में भालचंद्र और मोतीराम शास्त्री के माध्यम से हास्य का सृजन भी किया गया है, तथापि यह उपन्यास निर्मला के रूप में अनमेल विवाह की शिकार एक विवश नारी की त्रासद विडंबना का सजीव और मार्मिक चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करती है, और यही चित्र प्रस्तुत करना मुंशी प्रेमचंद का उद्देश्य रहा है, जिससे कि समाज में इन बुराइयों को दूर करने की प्रेरणा और संदेश दिया जा सके।